हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के नतीजों के लिए आज मतगणना जारी है। राज्य भर में राजनीतिक मोर्चे सांस थामे हुए नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इन चुनावों को केरल की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मणिपुर दौरे के दौरान कुकी जो बहुल इलाकों को कार्यक्रम में शामिल न किए जाने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति ने अपना 2 दिवसीय मणिपुर दौरा पूरा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मणिपुर के सभी बीजेपी विधायकों को 14 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली अहम बैठक के लिए तलब किया है। इस बैठक को राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में सामने आए वोटर फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पूर्व बीजेपी विधायक और उनके बेटे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि वर्ष 2023 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब 6000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए गए। थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने कई दिनों तक चले घातक संघर्ष के बाद संघर्ष विराम को दोबारा लागू करने पर सहमति जताई है। यह दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ यूक्रेन युद्ध से जुड़े कूटनीतिक प्रयासों के तहत बर्लिन की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। एक अधिकारी के अनुसार विटकॉफ रविवार 14 दिसंबर 2025 और सोमवार 15 दिसंबर 2025 को फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के अपने समकक्षों के साथ भी अहम बैठकें करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के लिए अपनी तलाश को 2 लोगों तक सीमित कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ब्याज दरों से जुड़े फैसलों में उनसे कम सलाह ली जानी चाहिए, जो अब तक की परंपरा से अलग और असामान्य कदम माना जा रहा है। यूरोपीय संघ ने रूस की जमी हुई संपत्तियों को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज करने का फैसला किया है। इस कदम से यूक्रेन को प्रस्तावित कर्ज देने में आ रही एक बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। टैंकर पर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के कुल 18 क्रू सदस्य सवार थे। टेलकम पाउडर से जुड़े एक ताजा मुकदमे में जॉनसन एंड जॉनसन को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कंपनी को 2 महिलाओं को कुल $40 मिलियन का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जूरी ने अपने फैसले में कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन को सालों से यह जानकारी थी कि उसके टेल्क आधारित उत्पाद खतरनाक है। इसके बावजूद कंपनी ने उपभोक्ताओं को कोई चेतावनी नहीं दी। इसी आधार पर कंपनी को दोषी ठहराया गया। चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए नहीं बल्कि चीनी नागरिकों के लिए भारत द्वारा बिजनेस वीजा प्रक्रिया को तेज करने के लिए फैसले का स्वागत किया है। चीन का कहना है कि इस कदम से भारत चीन व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। ब्रिटेन के हथियार और सैन्य मामलों के विशेषज्ञ ने कहा कि भारत को रूस से खरीदे गए अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती और प्रभावशीलता का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। यह टिप्पणी हाल के वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और युद्ध तकनीकों में आए बदलावों के संदर्भ में की गई है। भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुई हालिया झड़पों में प्रेह विहेयर मंदिर परिसर को पहुंचे नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह मंदिर परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद कहा कि कंबोडिया के साथ अभी तक किसी संघर्ष विराम पर सहमति नहीं बनी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने हैं। भारत और फ्रांस ने दोनों देशों के बीच कर संधि में संशोधन को लेकर समझौता किया है। इस नए प्रस्तावित समझौते के तहत फ्रांस को डिविडेंड टैक्स में राहत मिलेगी, जबकि भारत को टैक्स लगाने के व्यापक अधिकार प्राप्त होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात हैदराबाद में आयोजित एक खास फुटबॉल मैच के दौरान होगी। राहुल गांधी आज शाम होने वाले फुटबॉल मैच को दर्शक के रूप में देखेंगे।
यह मुकाबला मेसी 11 और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की 11 के बीच खेला जाएगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चानविलाकुल ने कहा है कि उनकी सेना कंबोडिया के खिलाफ तब तक सैनिक कार्रवाई जारी रखेगी जब तक कोई सुरक्षा खतरा नहीं रह जाता। बैंकॉक के संयुक्त प्रेस सेंटर ने पुष्टि की है कि थाई सैनिकों ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर बदला कार्रवाई की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा के लिए $1 लाख फीस लगाने का फैसला अब कानूनी चुनौती का सामना कर रहा है। कैलिफोर्निया राज्य के साथ साथ न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, इलिनॉय, न्यू जर्सी और वॉशिंगटन राज्य भी इस फैसले के खिलाफ अदालत में गए हैं। यूनेस्को की बैठक भारत में समापन समारोह के साथ खत्म हुई। यह समारोह फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अस्थायी पैवेलियन प्लेनरी हॉल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधि कड़ी चर्चाओं के बाद आज पर्यटन स्थलों की सैर के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर धामी की धमक 4 साल बेमिसाल नामक बुकलेट जारी किया। बुकलेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंटी कन्वर्जन कानून और भूमि सुधार कानूनों जैसी प्रमुख पहलों को प्रमुखता से बताया गया है। विश्व चैंपियन बनी मुक्केबाज निखत जरीन ने कहा, मुझे पता है मैं ओलंपिक पदक जीतना कितनी बेताबी से चाहती हूँ। वह भूख मेरे अंदर है। विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल में गोल्ड जीतने के बाद निखत ने इस सफलता के पीछे की मेहनत, मेडल सूखे का अंत करने की राहत, अपने निकट और दीर्घकालिक लक्ष्य, लगातार वापसी के तरीके और क्यों वह अपने परिवार के साथ बॉक्सिंग जीवन की बातें साझा नहीं करती के बारे में बातचीत की। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझान कड़ी टक्कर की ओर इशारा कर रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 9:25 बजे तक ग्रामीण पंचायतों में राज्य सरकार की LDF 261 पंचायतों में आगे विपक्षी UDF 228 पंचायतों में बढ़त है। भारत ने ओमान के साथ व्यापार समझौता होने की संभावना को लेकर काफी आशावादी रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण चटर्जी ने कहा, हमें पूरी उम्मीद है यदि यह समझौता इस यात्रा के दौरान हुआ तो भारत और ओमान के आर्थिक रिश्ते और गहरे होंगे। भारत और चीन ने बीजिंग में नई बातचीत की और दोनों पक्षों ने मोदी शी बैठक के बाद संबंधों में सकारात्मक प्रगति होने की बात कही। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय पक्ष ने निर्यात नियंत्रण से जुड़े लंबित मुद्दों के जल्द समाधान पर जोर दिया। असम के कई प्रमुख नेता अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी के पिछले 10 साल के शासन में असम में बेरोजगारी की गंभीर समस्या सामने आई क्योंकि कई उद्योग बंद हो गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि नए नेताओं के शामिल होने से कांग्रेस की ताकत और बढ़ेगी, राज्य की समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वीडी सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया। यह कार्यक्रम सावरकर की कविता सागर प्राण तलमलला की 116वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसका अर्थ है मेरी आत्मा पीड़ा में है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 15,000 से अधिक वेतन पर PF योगदान स्वैच्छिक होगा। श्रम मंत्रालय के अनुसार यह व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत लागू की गई है, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 की जगह लेता है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अनुरोध किया कि एक तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि उन पर कथित तौर पर संसद में ई-सिगरेट पीने का आरोप है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार हवाई किराए पर नियंत्रण लगा सकती है, लेकिन यह साल भर लागू नहीं किया जा सकता। मंत्री ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि बाजार में मांग और आपूर्ति कैसी है, ताकि नीति सही दिशा में लागू हो। उन्हें उम्मीद है कि इस कदम से यात्री हित और हवाई यात्रा की सुगमता बनी रहेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने फेक न्यूज से निपटने के लिए ढांचा और मजबूत किया है। मंत्री ने बताया कि विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलने वाली फेक न्यूज के खिलाफ पहले से ही व्यापक कानूनी और संस्थागत ढांचा मौजूद है। भारत में हाल ही में कुछ विदेशी नेताओं ने देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की है।
विदेश राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा, सरकार ने देश के विभिन्न पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों को नोट किया है, जिनमें आंतरिक स्थिति भी शामिल है। सरकार ऐसी रिपोर्टों की नजदीकी निगरानी करती है और आवश्यक होने पर भारत के खिलाफ किसी भी बिना आधार के दावे या आरोपों का प्रतिवाद करती है। 3 अमेरिकी सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% आयात शुल्क को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। सांसद डेबोरा रॉस, मार्क वीसी और राजा कृष्णमूर्ति ने यह प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय आपातकाल के तहत भारत से आयात पर लगाए गए उच्च टैरिफ को समाप्त करने का प्रयास है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का स्टेज 3 लागू कर दिया है। ग्रैप 3 लागू होने के साथ ही दिल्ली और एनसीआर में सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और गतिविधियों पर भी सख्त निगरानी की जाएगी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में उस वक्त भारी अफरा तफरी मच गई जब फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को देखने आए फैंस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। फैंस का आरोप है कि वे सुबह से स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन उन्हें ना तो सीधे तौर पर मेसी दिखाई दिए और ना ही स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर उनकी स्पष्ट झलक मिल पाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भले ही हालिया समय में ऑपरेशन सिंदूर की तीव्रता में कमी आई हो, लेकिन यह अभियान अब भी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिक सैन्य अभियानों को अब केवल पारंपरिक युद्ध क्षेत्र की लड़ाइयों तक सीमित नहीं देखा जा सकता। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर दुनिया भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। टिकटों की कीमतों पर फैंस की नाराजगी के बावजूद उनकी मांग काफी ऊंची बनी हुई है। फीफा के अनुसार 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के फैंस ने FIFA.com के जरिए टिकटों के लिए आवेदन किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले के तहत आवंटित कोयले का 50% तक निर्यात करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से पहले लागू नीति के तहत कोल लीकेज के जरिए प्राप्त कोयले का उपयोग केवल सीमेंट, स्टील, स्पंज आयरन, एल्यूमिनियम जैसे तय उद्योगों में ही किया जा सकता था और इसे नीलामी के माध्यम से सीमित रखा गया था। केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने VPN सेवा प्रदाताओं को सख्त चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि कुछ वेबसाइट भारतीय नागरिकों का डेटा लीक कर रही है तो VPN कंपनियों को ऐसी साइटों को तुरंत ब्लॉक करना होगा। एयरलाइन कंपनी इंडिगो को GST से जुड़े एक मामले में करीब 59 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। CGST दिल्ली साउथ कमिश्नरेट के अतिरिक्त आयुक्त ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इंडिगो पर 58,74,99,439 का दंड लगाया है। इंडिगो की ओर से कहा गया है कि कंपनी इस आदेश से सहमत नहीं है और वह कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को चुनौती देगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।